हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम ऑडिटिंग में यूनिट 3 डिविजिबल प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 25% है और मैं आपको इस बुक में से करवा रहा हूं। सुदीप प्रकाशन का ये बुक है, ठीक है। 25% वेटेज है और ऑडिट का ये एक लौता ऐसा चैप्टर है कि जिसमें से सम आएगा आपको। बाकी ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है ऑडिटिंग वो थियरी सब्जेक्ट है, बट इस चैप्टर में से डेप्रिसिएशन रिलेटेड एक सम आएगा, डेप्रिसिएशन हो या डिविजिबल प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म समझ लेते हैं और वो टर्म्स कौन से हैं मैंने यहां पर नोट डाउन किए हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्लियर करेंगे, व्हाट आर प्रॉफिट। प्रॉफिट किसे कहते हैं? सो आप 11 से लेकर टीवाई बीकॉम तक फाइनल अकाउंट करते आए हो। फाइनल अकाउंट में हम क्या करते हैं? तो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है। अब यहां पर बात करेंगे कंपनी की। तो कंपनी के लिए प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट होगा कि कंपनी ने अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जितना भी प्रॉफिट दिखाया है दैट इज प्रॉफिट। बट प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉफिट तो हमें पता है क्या है, बट हमें चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट कॉम्पिटिशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट करेक्ट होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर प्रॉफिट तो करेक्ट ही होता है ना, तो ऐसा नहीं होता। कई बार हम जाने अनजाने अकाउंट्स में ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे? सपोज करते हैं कि किसी बिजनेस का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीस है और 10,000 डेप्रिसिएशन होना चाहिए। सो इसमें से अगर 10,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो उनका प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन होगा 90,000। पर सपोज करो कि उन्होंने डेप्रिसिएशन में, ये इनका करेक्ट वैल्यू है, ये करेक्ट होना चाहिए था, बट उनसे मिस्टेक क्या हो गई कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 1 लाख है और उन्होंने डेप्रिसिएशन 20,000 माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट हो गया 80,000। सो बिजनेस में हमें हर बात का ध्यान देना होता है कि एक्सपेंसेस भी करेक्ट नोट होने चाहिए और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है दैट इज आवर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अगर करेक्ट वैल्यू के साथ माइनस होगा तो करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अगर डेप्रिसिएशन में हमने अमाउंट ज्यादा लिख दिया जैसे यहां पर किया है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और इसका रिवर्स भी हो सकता है। सपोज करो करेक्ट डेप्रिसिएशन 10,000 है और किसी ने 5,000 लिख दिया, मींस डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर दिया या कम लिख दिया, तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। सो करेक्ट कॉम्पिटिशन ऑफ प्रॉफिट होना जरूरी है बिजनेस में। अब बिजनेस में क्या होता है कि ऐसी मिस्टेक्स होने की वजह से ओवर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट हो जाता है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा? जैसे यहां मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन ज्यादा लिख दिया तो प्रॉफिट कम हो गया, बट सपोज करो कि 1 लाख में 5,000 डेप्रिसिएशन लिखा तो 95,000 प्रॉफिट आ जाएगा। अगर 1 लाख प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है और 5,000 डेप्रिसिएशन लिख दिया तो 95,000 प्रॉफिट आ जाएगा। अब करेक्ट ये होना चाहिए कि 1 लाख में से 10,000 माइनस हो तो 90,000 होना चाहिए। करेक्ट ये होना चाहिए, बट यहां पर दोनों जगहों पर इन्होंने क्या किया उसे समझ लो। यहां पर प्रॉफिट ज्यादा कर दिया तो इसे हम कहेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट ओवर वैल्यूएशन हो रहा है। इट मींस जितना प्रॉफिट होना चाहिए उससे ज्यादा प्रॉफिट शो हो रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में।
और सेकंड जो है जिसमें हमने प्रॉफिट को कम कर दिया क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने बढ़ा दिया, तो इसे हम कहेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट। अंडर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट। मैं फिर से बता दूं कंपनी का करेक्ट सिनेरियो ये है कि 1 लाख उनका प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 10,000 तो 90,000 उनका प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। बट अगर डेप्रिसिएशन जितना होना चाहिए उसे हम कम दिखा रहे हैं तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, उसे ओवर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। अगर हमने डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, जिसे अंडर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। अंडर वैल्यूएशन का मतलब होगा जितना प्रॉफिट दिखाना चाहिए उससे हम कम दिखा रहे हैं, और ओवर वैल्यूएशन का मतलब होगा कि जितना प्रॉफिट हुआ है हम उससे ज्यादा दिखा रहे हैं। अब दोनों के नेगेटिव पॉजिटिव, एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। तो क्या होता है देखिए, अगर हमने ज्यादा प्रॉफिट दिखाया है, जानबूझकर किया है, ये ज्यादा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिवाइड करना पड़ता है एज अ डिविडेंड। तो शेयर होल्डर्स देखेंगे कि कंपनी ने प्रॉफिट तो बहुत सारा किया है, तो शेयर होल्डर की एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि कंपनी बहुत प्रॉफिट कर रही है और हमें बहुत सारा डिविडेंड मिलने वाला है। बट प्रॉफिट कम हुआ है, ये तो ज्यादा दिखाया गया है। ऐसे में अगर ज्यादा डिविडेंड दे दिया तो वो डिविडेंड कंपनी के लिए आगे जाकर नेगेटिव इंप्रेशन लेकर आएगा, क्योंकि अभी ज्यादा डिविडेंड दे दिया, बाद में क्या करेंगे? ओके। और अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट किया है, अपने प्रॉफिट को जानबूझकर कम दिखाया है, तो मार्केट में जो शेयर होल्डर्स हैं हमारे, वो नर्वस होंगे। वो हमारे बिजनेस का कंपैरिजन हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ करेंगे और बोलेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं और हम कम प्रॉफिट कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में शेयर होल्डर्स नर्वस हो जाएंगे, मार्केट में कंपनी का शेयर प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, कंपनी डिविडेंड जितना डिक्लेयर करना चाहिए उससे कम देगी। ऐसे में यहाँ पर सीक्रेट रिजर्व बनते हैं। सीक्रेट रिजर्व दैट मीन्स क्या होगा कि हम जब एक्सपेंस ज़्यादा दिखाते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाता है, और जो वैल्यू कम करते हैं उसे अकाउंटिंग टर्म में सीक्रेट रिजर्व कहा जाता है, और कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी ट्रू एंड करेक्ट वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, वो यहाँ पर दिखानी चाहिए, ट्रू एंड फेयर वैल्यू। हमने समझा व्हाट आर प्रॉफिट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट। इन सभी टर्म्स को आज हमने समझा है। ये आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है, और इसके बाद जो मैं लेक्चर लूंगा उसमें मैं आपको सम्स कराऊंगा। आज हम सारे टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट। अब हम आ जाते हैं अपनी करेक्ट वैल्यू पर। करेक्ट वैल्यू में सपोज करते हैं कि कंपनी ने 1 लाख का प्रॉफिट किया है, दैट इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कंपनी को 90,000 रुपीज बचे हैं, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। इसे हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? कंपनी इस प्रॉफिट को सारे एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस माइनस करने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट कैसे आया होगा, ध्यान से समझना। इनकम माइनस एक्सपेंस, तो ये प्रॉफिट आ गया। ये आपने 12th में भी किया है कंपनी फाइनल अकाउंट में। उसके बाद आता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। ये है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। बट ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन जो होता है, अब उसमें से टैक्स माइनस करेंगे। इसे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कह सकते हैं। सपोज करते हैं कि 50% टैक्स है,
सो टैक्स 50%, 90,000 का 50%, 45,000 माइनस करेंगे, सो ये बचेगा 45,000, इसे हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसे हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो फिर से प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट जो होगा ये जो 1 लाख है दैट इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो ये होगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, सो फाइनल आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, कंपनी इसे अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देती है, जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, सो उसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। आपने 12th में फाइनल अकाउंट किया है, ठीक है, जो भी प्रॉफिट होता है जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो अपने रेशियो में डिवाइड करके ले लेते हैं। तो यहाँ पर पार्टनर्स तो है नहीं, यहाँ पर है शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स प्रॉफिट डिवाइड करके ले लेंगे, सो दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट आते हैं इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी जब ड्यूरिंग द एंटायर ईयर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही होती है, बहुत अच्छे ऑर्डर्स होते हैं कंपनी के पास और एक्सेस कैश फ्लो होता है, तो कंपनी सोचती है कि हम इस पैसे को रखकर क्या करेंगे, सो इट विल बी बेटर कि अपने ही शेयर होल्डर्स को एक इंटरिम डिविडेंड दिया जाए। अब वो कैसे होगा, ध्यान से समझो। सपोज करते हैं कि किसी कंपनी ने 5 लाख पूरे एंटायर ईयर में प्रॉफिट किया था लास्ट ईयर। अब 5 लाख प्रॉफिट किया था तो उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिवाइड करके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया होगा। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी अपना प्रॉफिट करती है और उस प्रॉफिट में से जो हिस्सा शेयर होल्डर को दिया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। सो लास्ट ईयर कंपनी ने 5 लाख रुपीस अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिए, तो उसे हम कहेंगे फाइनल डिविडेंड। बट अब ये प्रीवियस ईयर की बात है, लास्ट ईयर, ठीक है। नाउ करंट ईयर में आ जाते हैं। सो करंट ईयर में सपोज करते हैं कि 6 मंथ्स हो गए हैं और 6 मंथ्स अभी बाकी हैं, बट ड्यूरिंग दिस 6 मंथ कंपनी ने ऑलरेडी 8 लाख का प्रॉफिट कर दिया है। ये क्या था, ईयरली प्रॉफिट था लास्ट ईयर, पूरे साल में 5 लाख का प्रॉफिट किया था। करंट ईयर में 6 मंथ में ही 8 लाख का प्रॉफिट हो गया है एंड और इतना ही प्रॉफिट होगा आने वाले 6 मंथ्स में। सो यहाँ पर कंपनी सोचेगी कि हमने ऑलरेडी बहुत अच्छा किया है, इस साल प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हुआ है, सो क्यों ना हम इस 8 लाख में से थोड़ा सा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दें और फिर जब फाइनल अकाउंट्स हो जाएंगे, ईयर पूरा हो जाएगा, अब 6 मंथ में 8 लाख प्रॉफिट किया है तो नेक्स्ट 6 मंथ में और 8 लाख प्रॉफिट करेंगे। मीन्स हम ये देखें कि टोटल कंपनी को 16 लाख का प्रॉफिट हो गया, कंपनी ने 8 लाख प्लस 8 लाख 16 लाख का प्रॉफिट किया। तो कंपनी क्या करेगी, जैसे ही 8 लाख प्रॉफिट हो गया 6 मंथ्स में, तो उसमें से थोड़ा सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देंगे। ईयर के मिड में डिविडेंड दे रहे हैं, ईयर अभी पूरा नहीं हुआ है, सो उस डिविडेंड को इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। फिर जब ईयर पूरा हो जाएगा कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएगी एंड देन वंस अगेन उसी साल में एक और बार फाइनल डिविडेंड देगी। अब आप बोलोगे सर ऐसे 2-2 बार करने की क्या जरूरत है, एक ही बार में पूरा दे देना है। तो ये कंपनी का मार्केट में रेपुटेशन दिखाता है कि देखो लास्ट ईयर कंपनी ने 5 लाख प्रॉफिट किया था पूरे साल में और एक ही बार डिविडेंड दिया। इस साल कंपनी ने 8 + 8 16 लाख का प्रॉफिट किया है और 2 बार डिविडेंड दिया है, इंटरिम डिविडेंड भी दिया है। मीन्स ईयर के मिड में जैसे जैसे कंपनी के पास प्रॉफिट होता जाता है या कैश फ्लो होता जाता है, कंपनी डिविडेंड देती जाती है। ऐसा करने से कंपनी की जो मार्केट में रेपुटेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। शेयर होल्डर्स में एक ट्रस्ट आ जाता है कि हमने जहां पैसा इन्वेस्ट किया
किया है वो एक अच्छी जगह पर पैसा इन्वेस्ट किया है, हमें एक बहुत अच्छा डिविडेंड मिल रहा है। सो इसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। इवन कई बार कंपनी साल में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इंटरिम डिविडेंड देती है और चौथी बार फाइनल डिविडेंड देती है। समझो कंपनी का एक क्वार्टर चला गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे देगी। फिर दूसरा क्वार्टर हुआ, फिर से बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, वंस अगेन इंटरिम डिविडेंड दे देगी। फिर तीसरा क्वार्टर हुआ, कंपनी को वंस अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो रहा है, फिर से इंटरिम डिविडेंड। एंड जब लास्ट फोर्थ क्वार्टर पूरा होगा और उस क्वार्टर में कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनाए जाएंगे, कंपनी का पूरे साल का प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, तब कंपनी जाकर फाइनल डिविडेंड दे देगी। ऐसे में कंपनी ने 3 बार इंटरिम डिविडेंड दिया, एक बार फाइनल डिविडेंड दिया। सो शेयर होल्डर्स जो हैं उनका ट्रस्ट कंपनी के ऊपर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो होपफुली आपका इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड का जो टर्म होगा वो भी क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल प्रॉफिट एंड कैपिटल लॉसेस। नाउ जो प्रॉफिट होते हैं, आप 11 से लेकर करते आए हो, जो भी प्रॉफिट होते हैं वो 2 टाइप के प्रॉफिट होते हैं। एक होते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट और दूसरा कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट कौन सा होता है? ये जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है ये रेगुलर प्रॉफिट होता है, रेगुलर यानी रोज होता है। ये कंपनी को अपने सेल्स में से होता है, जो कंपनी गुड्स सेल करती है उसमें से जो प्रॉफिट होता है, या कंपनी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनमें से जो प्रॉफिट होता है उसे रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं। ये रेगुलर होता है, हर रोज होता है, हर हफ्ते होता है, हर महीने होता है। दूसरा प्रॉफिट होता है कैपिटल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट रेगुलर नहीं है, हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने नहीं होगा, ये कभी कभार होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा प्रॉफिट है जो कभी कभार होगा? देखो नेम ही है कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट कहां से होता है? सपोज करो कंपनी ने कोई लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी, कोई एसेट्स बेच दिए, कोई प्लांट एंड मशीनरी बेच दी, सेल किया, और उसमें से जो प्रॉफिट हो जाए उसे हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कंपनी ने एक लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपीस में लिया था और अब कंपनी ने उसे 8 लाख रुपीस में सेल कर दिया, तो ये जो प्रॉफिट है इसे कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे। चलिए मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, हर महीने आपको सैलरी मिलती है, उसके लिए आप काम करते हो, मेहनत करते हो, तो उसे रेवेन्यू प्रॉफिट कहा जाएगा, रेवेन्यू इनकम कही जाएगी। ये आपका हर महीने होता है, सैलरी हर महीने आती है। लेकिन आपने कोई प्रॉपर्टी ली थी, कोई गोल्ड लिया था, किसी शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे 5 लाख रुपीस 2-3 साल पहले, और आज आपने सेल कर दिया, आपको 8 लाख रुपीस मिले, तो ये जो 3 लाख का प्रॉफिट है इसे कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, कैपिटल गेन कहते हैं। ये रेगुलर नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर महीने आप एक प्रॉपर्टी लोगे और बेचोगे, जरूरी नहीं है। सो कैपिटल प्रॉफिट इरेगुलर है, कभी कभार होता है, लेकिन इसका जो क्वांटिटी होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। जैसे 3 लाख रुपए एक साथ बच गए, 5 लाख का 8 लाख में सेल कर दिया, 3 लाख रुपीस, और इसके लिए आपको कोई काम या मेहनत नहीं करना होता है, ये अपने आप वैल्यू एप्रिसिएशन होता है कि आपने 5 लाख में कोई प्रॉपर्टी ली, 8 लाख हो गई, उसके लिए आपने ना कोई काम किया ना मेहनत की, बट जैसे टाइम गया, महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन हुआ, प्राइसेस इंक्रीज हो गए। सो कैपिटल प्रॉफिट रेगुलर प्रॉफिट नहीं होता, एसेट्स में से होता है, कोई प्लांट मशीन लैंड एंड बिल्डिंग में से, और रेवेन्यू प्रॉफिट रेगुलर प्रॉफिट होता है। नाउ सेम कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस किसे कहेंगे?
ये भी सेम होता है। अगर हमने कोई लैंडेड बिल्डिंग ली, सपोज करते हैं 5 लाख में ली थी और आज हमने उसे 4 लाख में बेच दिया, तो ये जो 1 लाख का लॉस हुआ उसे हम कैपिटल लॉस कहेंगे। ये असेट्स में से होता है, ये जो लॉसेस होते हैं ये असेट्स में से होते हैं और ये रेगुलर नहीं होते। या आपने कोई प्लांट एंड मशीन ले ली, बाद में आपको पता चला कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए थी, हमें और दूसरा मॉडल चाहिए था, अब क्या करोगे? अब बेच दोगे और बेचोगे तो लॉस होगा। सपोज करते हैं आज आपने एक मोबाइल लिया 20,000 का, लेकिन यूज करने के बाद आपको पता चला कि नहीं इसमें मेमोरी थोड़ी कम है, आपको ज़्यादा चाहिए थी। अब आपको लिए वो 5 दिन हुए, 20,000 का मार्केट में बेचने जाओगे, कुछ वैल्यू जो कम मिलेगी, दैट इज कैपिटल लॉस। भले आपको वो 15,000 में बिकेगा या 16 में बिकेगा, लॉस तो होने वाला है। 20 के 20 पूरे तो नहीं मिलेंगे आपको। सो बिजनेस में ऐसे बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं जिसे हम कैपिटल लॉस कहते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हम समझ रहे हैं दैट इज पास्ट लॉसेस। अब पास्ट लॉसेस किसे कहेंगे? कंपनी जब अपने इनिशियल डेज में होती है तो कंपनी का सेल इतना सारा नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता। समझो कोई न्यू कंपनी मार्केट में आई है तो उसका सेल कम होता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, लेकिन कोई न्यू कंपनी आ रही है अपना ब्रांड लेकर। इनिशियल डेज में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर उनका प्रॉफिट कम होगा, स्लोली उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अब सपोज करते हैं कि फर्स्ट ईयर में कंपनी ने 50,000 का लॉस किया है, सेकेंड ईयर में कंपनी ने 20,000 का लॉस किया है एंड थर्ड ईयर में कंपनी ने 25,000 का प्रॉफिट किया। थर्ड ईयर में कंपनी ने 25,000 का प्रॉफिट किया। फिर फोर्थ ईयर की बात करें तो फोर्थ ईयर में कंपनी ने 60,000 प्रॉफिट किया एंड फिफ्थ ईयर की बात करें तो कंपनी ने 1 लाख का प्रॉफिट कर दिया। सो यहाँ देखो कि जब वो इनिशियल डेज थे, कंपनी न्यू थी, तो लॉस हुआ, बट वो लॉस कम होता गया, देन प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट इंक्रीज होता गया। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर हैं, ये हैं कंपनी के पास्ट लॉसेस। पास्ट लॉसेस का मतलब होगा जो आज से पहले वाले ईयर्स, आज से पहले मींस प्रीवियस ईयर बोल सकते हो या बिफोर प्रीवियस ईयर बोल सकते हो, कंपनी ने जो लॉसेस किए हैं उन लॉसेस को पास्ट लॉसेस कहते हैं। एंड द लास्ट टर्म इज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, 11 से लेकर TY बीकॉम तक हर साल ये वर्ड आया होगा, रिपीट भी हुआ होगा। डेप्रिसिएशन को हिंदी या गुजराती में कहते हैं घसाड़ो। घसाड़ो का मतलब होता है कि जो भी एसेट्स हम परचेज करते हैं, जैसे ईयर ऑन ईयर हम उसे यूज करते जाते हैं, उसकी वैल्यू में एक ग्रेजुअल रिडक्शन आता जाता है और उस रिड्यूस्ड वैल्यू को, जितना रिडक्शन हो रहा है उस वैल्यू को डेप्रिसिएशन कहते हैं। से एग्जांपल, आपने कार ली 10 लाख रुपीस की, एक साल के बाद उसका वैल्यू हो गया 9 लाख रुपीस। क्यों? कार तो वैसे ही है जितनी थी, बट वो पुरानी हो गई, यूज हो गई, हो सकता है कुछ स्क्रैचेस आ गए होंगे उस पर। आपने जब ली थी 10 लाख में तब ब्रांड न्यू थी, अब वो रिड्यूस हो गई। सो जो रिड्यूस्ड वैल्यू है 1 लाख रुपीस कम हो गया, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। और इस चैप्टर में हम डेप्रिसिएशन पर कुछ सम्स भी करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आज हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया जिसमें मैंने कुछ टर्म्स क्लियर किए आपके। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सम्स करवाऊंगा। अगर आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर 9712342616 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दूसरा
मेरी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अमर ट्यूशन क्लासेस, अमर ट्यूशन क्लासेस, क्योंकि मेरे सारे लेक्चर्स आपको इसी ऐप पर मिलेंगे। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे सम्स।